हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन परिवार के तत्व किस प्रकार से क्रिया करेंगे, उनके कौन से यौगिक बनेंगे। तो हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होंगे वो जब क्रिया करेंगे हाइड्रोजन से तो हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, और उस हाइड्राइड का हमें गुण पढ़ना है, और वो गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पूछ लेता है कि बोर्ड के एग्जाम में अगर देखें तो ये पूछता है कि नाइट्रोजन फास्फीन जो है, फास्फीन का क्वथनांक जो होता है वो अमोनिया से जो है वो कम क्यों होता है, या कहेगा कि फास्फीन का जो क्वथनांक अमोनिया का जो क्वथनांक होता है वो फास्फीन से अधिक क्यों होता है, और उसके क्षारीय प्रवृत्ति पूछ सकता है, अपचायक गुण पूछ सकता है, बंधों की प्रवृत्ति पूछ सकता है। तो बहुत से चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ये नाइट्रोजन के साथ कैसे क्रिया करेगा, या नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के साथ कैसे क्रिया करेगा। अब देखिए, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है, यानी नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी अगर संयोजकता देखें तो कितनी होती है, नाइट्रोजन का 3 होता है, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। तो अगर आप बॉन्ड देखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके हाइड्रोजन को यहाँ ले जाओ, इसके संयोजकता को N हो जाएगा, ये 1, और इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा NH3, यानी NH3 प्रकार का क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका फास्फीन है तो फास्फोरस जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो हम कहेंगे या तो 3 होती है या तो 5 होती है। तो देखो यहाँ पर अगर 3 में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन कितना लगेगा, तो 3 में हो जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि अच्छा तो ये pH5 भी बना सकता है ना, तो pH5 बनाएगा या नहीं बनाएगा उसके बारे में बात करें। तो इसके लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या वाला मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। वहाँ पर मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो फास्फोरस जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -3 होती है, या फिर +3 होती है, या फिर +5 होती है सामान्य। कभी कभी क्या होता है ये +4 भी दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने आप देखेंगे तो फास्फोरस जो है वो -3 एक ही दिखाएगा। अगर आप pH5 बना दे रहे हैं तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, -5 है। कैसे, देखो pH5 है, निकालना होगा तो इसको मान लो कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है, और हाइड्रोजन कितना है आपका 5 है। तो आप जानते हैं कि 5 है तो 5+ दिखाएगा, एक हाइड्रोजन 1+, तो 5 है तो 5+ हो जाएगा, और बराबर 0। तो X बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे X बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, -5 आ रही है, और जो कि फास्फीन दिखाता नहीं है। इसलिए ये ध्यान में रखेंगे कि केवल एक ही प्रकार का हाइड्राइड बनेगा, कौन सा, PH3। इसी प्रकार से आपका ये तो हो गया नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, आर्सेन इसी प्रकार आर्सेनिक भी बनाएगा, उसके बाद एंटीमनी भी बनाएगा, और बिस्मथ भी बनाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो हम कहेंगे अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं फास्फीन, इसको क्या बोलते हैं स्टीबीन, और आर्सेन इसको क्या बोलते हैं स्टीबीन, इसको क्या बोलते हैं बिस्मुथिन। तो ये तो बन गया, ये सभी लोग जानेंगे क्या होगा। अब देखिए, अब इसकी हेडिंग लिखें, अगर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। बस ये हो गया, आप ये सेंटेंस लिख लेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसे लिखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। ये लिख लेंगे सेंटेंस, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जहां E बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, ठीक है, एंटीमनी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। क्लियर हुआ। अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे में अगर देखें E को हटाओ क्या लगाएंगे, तो कहेंगे नाइट्रोजन, तो NH3 हो जाएगा। E को हटा के क्या लगाओगे, फास्फीन, तो इसको बोलते हैं PH3 फास्फीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, आर्सीन हो जाएगा। उसके बाद क्या कहेंगे हम, इसको स्टीबीन कहेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे हम, इसको बिस्मुथिन बोलेंगे। क्लियर हो गया, ये आप ले लिए। तो ये तो थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा कि भैया ये क्या बनेगा, ये तो सब लोग जानते हैं। पूछेगा क्या, तो वो समझते हैं। तो पूछेगा इसका स्थायित्व का क्रम बताओ, तो कहेगा कि इनके तापीय स्थायित्व बताइए। अब तापीय स्थायित्व मतलब क्या है कि ताप देने पर आसानी से, ताप देने पर क्या हो जाए, जब ताप आप देंगे तो आसानी से टूटता है या नहीं टूटता है, इसके बारे में बात करेगा। यानी कौन ज़्यादा अस्थायी होगा। तो तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अस्थायित्व के बारे में पूछ रहा है किसी भी चैप्टर का,
ठीक है, किसी भी टॉपिक का, तो आप क्या आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, जब स्थायित्व का क्रम बताएगा तो आपको ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होना जरूरी है, जानना चाहिए कि कौन ऑर्बिटल कितना अतिव्यापन करेगा। ठीक है, तो ऑर्बिटलों की जो ओवरलैपिंग है वो आपको आनी चाहिए। वो कैसे समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 7, तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा आपका 3, यही होता है नाइट्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का देखेंगे तो 1s1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो ऑर्बिटल है p वाला, तो क्या होगा, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे 3, कितना है 3, तो आखिरकार यही तो क्या बनेगा, बंध बन सकता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का कौन सा बंध भाग ले रहा है, तो कहेंगे 2p वाला, कौन सा ऑर्बिटल, तो 2p ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन का कौन सा है, तो कहेंगे 1s है, क्या है 1s है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो यहाँ आ सकता है, यानी ये यहाँ जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा वो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल से संयोग करता है, तब जाकर के सहसंयोजक बंध बनता है। अब कह रहा है ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो कहेंगे 1s है, तो ये हाइड्रोजन क्या है 1s है, क्लियर हुआ। अब ये 1s हो गया। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो 2p, अगर p का बनाओगे तो p का कितना होता है 15, इसको लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p 3 हो जाएगा, और 3s2 हो जाएगा, और 3p 3 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑर्बिटल है, तो कहेंगे 3p भाग लेगा, क्यों, क्योंकि p ऑर्बिटल ये खाली है, रिक्त है, इसीलिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन वहां पे बंध बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये p3 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, तो सॉरी p3 दे, कौन सा 3p वाला, तो हम कहेंगे ये 3p ऑर्बिटल। हाइड्रोजन तो वही है 1s। इसी प्रकार से जब आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 4p हो जाएगा, और ये 1s है, ये क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा, ये 1s होगा, और ये 6p हो जाएगा, और ये 1s होगा, क्लियर हुआ। अब ऑर्बिटल चेक लेते हैं, तो जानते हैं कि जो ऑर्बिटल हमारे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल होता है, डंबल के आकार का। अब ये कह रहा है कि s ऑर्बिटल कैसा होता है, s तो गोलाकार होता है, तो यहाँ का एक s ऑर्बिटल होगा, ये हाइड्रोजन वाला, और इसका ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मान लो फास्फोरस, फास्फोरस का आकार क्या होगा बड़ा, और हाइड्रोजन क्या रहा छोटा, तो यहाँ अतिव्यापन क्या होगा, कम होगा। ऐसे सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप क्या हैं, कोई एक छोटा सा बच्चा है, और एक क्लास क्या है आपका, देखिए एक क्लास 1s मतलब क्लास फर्स्ट में है, और ये सेकंड में है, तो वो जाएगा, अगर कहोगे कि फर्स्ट क्लास का लड़का जो है वो सेकंड क्लास के लड़के के साथ हाथ मिलाए, तो क्या होगा, फर्स्ट क्लास का लड़का सेकंड क्लास के लड़के से जब हाथ मिलाएगा तो दोनों का हाथ जो होगा वो बराबर क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हाथ का मिलाना मतलब क्या, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन है। तो अतिव्यापन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर कहा जाए कि वही फर्स्ट क्लास का जो लड़का है वो 3 क्लास के लड़के के साथ हाथ मिला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 क्लास का जो लड़का होगा, 3rd क्लास का लड़का जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका आकार बड़ा होगा, उसका हाथ बड़ा होगा, और यस का यानी कह सकते हैं फर्स्ट क्लास का ऑर्बिटल, उस लड़के का हाथ जो होगा वो छोटा होगा। तो जब वो मिलाएगा तो हाथ क्या होगा, 3 क्लास वाले का कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी अतिव्यापन सही नहीं होगा। इसी प्रकार से वो फर्स्ट क्लास का लड़का कहाँ जा रहा है, 4थे क्लास में, तो क्या अतिव्यापन होगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से 5वें से मिलाएगा नहीं। आप कैसे क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तो आपसे क्लास 1 का लड़का जाए और कहे कि आप हाथ मिलाइए, तो हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा, आपके हाथ के द्वारा क्या होगा, वो जो छोटा सा बच्चा है उसका तो ऑर्बिटल पूरा यानी हाथ जो होगा अतिव्यापित हो जाएगा, यानी घेर लिया जाएगा, ठीक, कवर कर लिया जाएगा। लेकिन आपका हाथ क्या होगा, बच जाएगा, और बच जाने का मतलब है कि अस्थायी हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो वही कह रहा है। या तो ऐसे समझो कि हमारे पास क्या है 1s है, और ये क्या है 2p है। अब देखो 1s मतलब ये आप थे और ये आपका दोस्त था, ठीक है, या जो भी आप मानना चाहते हो। तो आप 1s हैं मतलब आप साइकिल से चल रहे थे या पैदल चल रहे थे। आप सोचिए कि 1s था तो आप पैदल थे, और आपका देश 2s था, उसका थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, यानी वो साइकिल से आता था, तो आपके साथ दोस्ती होती थी, आते जाते थे, मतलब पार्टी वार्टी चलती थी, क्योंकि आप क्या है साथ में आते जाते थे, ठीक है। लेकिन आप वहीं रह गए, यानी पैदल ही रह गए, आपने कोई तरक्की नहीं की। तो यहाँ पर क्या होगा, आप 3p वाले से मिल रहे हैं, यानी अब वो आपका दोस्त क्या कर लिया, बाइक ले लिया, तो आपके सामने आएगा, बाइक उड़ाएगा, यूं यूं करेगा और आपको चिढ़ लगेगी, तो इसका मतलब क्या है, दोस्ती वीक हो जाएगी। उसी प्रकार से आपको क्या करेंगे,
और आप क्या किए हैं, आप पैदल ही रह गए, आपने कोई तरक्की नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, आगे नहीं बढ़े, और आपका दोस्त ने क्या किया, कार ले लिया, तब तो वो अंदर से ही देखेगा और बोलेगा भैया चलते हैं, हम तुम्हारे बस की बात नहीं, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। या वो मन में सोचेगा अरे जाने तो ये कौन सा है, इससे क्या मिलना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने तरक्की रोक दी है। तो वही हाल है यहाँ भी है कि हाइड्रोजन ने अपनी तरक्की नहीं अपनी तरक्की रोक रखी है, वो नहीं कर पा रहा है, और जो अन्य तत्व क्या रहे हैं, अपना आकार बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो 5P है, अब हवाई जहाज ले लिया। अब आपका दोस्त जो है कार के जगह पे क्या कर लिया, हवाई जहाज ले लिया, तब तो और नहीं पहचानेगा। और आपका दोस्त क्या हो गया, रॉकेट, मतलब एलोन मस्क बन गया, तो इसका मतलब और नहीं पहचानेगा। तो वही हाल यहाँ भी है कि जैसे जैसे यानी दो परमाणुओं के ऑर्बिटलों का अद्व्यापन यानी आकार में अंतर आएगा, ऑर्बिटल का अद्व्यापन कम होगा, और ऑर्बिटल का अद्व्यापन कम होगा तो आसानी से टूट जाएगा। तो हम कहेंगे अद्व्यापन कहाँ कम होगा, तो यहाँ पर अद्व्यापन कम होने के कारण ये अस्थायी हो जाएगा, यानी सबसे कम अस्थायी होगा। सबसे अस्थायी कौन हो जाएगा, ये तो अस्थायित्व का क्या हो जाएगा, ये क्रम हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा है, ये कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया और कम हो गया, तो ये हो जाएगा अस्थायित्व का क्रम। तो क्या कहेंगे इसे हम, तापीय अस्थायित्व का क्रम है। इसमें ना क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑर्बिटलों का आकार यानी परमाणुओं के ऑर्बिटलों का आकार जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, जिससे अद्व्यापन घट रहा है। ये हमें समझ में आ गया पहला पॉइंट, ये हो गया तापीय अस्थायित्व। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे अपचायक गुण बता दें। क्या बता दें हम, अपचायक गुण, ठीक है, ये भी उसी पे प्रकार पे निर्भर करेगा। देखो एक कंसेप्ट है, उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फीन है, और आर्सिन है, और स्टीबीन है, ठीक है, और क्या है आपका बिस्मुथीन। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि अच्छा अपचायक गुण बताओ जरा। तो अपचायक गुण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, अपचायक उसे कहते हैं जिसका क्या होता हो, ऑक्सीकरण होता हो, जिसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, यानी वह ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो उसे कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं कि उसकी बात करोगे, किसकी बात करोगे, हाइड्रोजन की बात करोगे। तो हाइड्रोजन कौन जल्दी देगा, तो अभी यहीं पे बात की। तापीय अस्थायित्व क्या है, यानी कौन बंध कमजोर है, तो कहेंगे बिस्मथ और हाइड्रोजन। क्यों कमजोर है, तो हम ये कहेंगे क्योंकि इसका ऑर्बिटलों का यानी कह सकते हैं बिस्मथ का आकार बहुत बड़ा है और हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा है। तो बहुत बड़े आदमी के साथ छोटे आदमी की कभी दोस्ती संभव नहीं है, ये नेचर के विरुद्ध है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये दोस्ती अच्छी नहीं है, यानी वीक है बॉन्ड, वीक होगा तो आसानी से टूट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये हाइड्रोजन आसानी से दे देता है, तो अपचायक गुण इसका सबसे ज़्यादा होगा। अब कारण पूछेगा कि बिस्मथ जो होता है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है किसमें, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के हाइड्राइडों में। क्यों, तो क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है। बंध वियोजन ऊर्जा, देखो कह रहा बंध को वियोजन मतलब तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं हम, बंध वियोजन ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन आसानी से देगा। इसका क्या होगा, अद्व्यापन ज़्यादा होगा तो बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, तो ये आसानी से नहीं दे पाएगा, ये भी नहीं देगा और कम हो जाएगा, और सबसे कम इसका हो जाएगा। तो ये अपचायक गुण का क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। क्या हो जाएगा, अपचायक गुण का बढ़ता क्रम हो जाएगा, बढ़ता क्रम। क्या कारण क्या है, अगर कोई कारण पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहेंगे कि क्योंकि बंध वियोजन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला देखते हैं, अगला और सिंपल सा है। अगला क्या पूछेगा, तो कहेगा अच्छा बताओ गलनांक बता दो। क्लियर हुआ, ये आगे समय क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अपचायक गुण का मान बढ़ता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन देने की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कौन देगा, जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा। तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान यहाँ बढ़ता नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, घटता है। क्लियर है, तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या है, घट रहा है, इसलिए आसानी से दे देगा। क्लियर, अगला देखते हैं। अगला क्या पूछेगा, गलनांक पूछेगा कि ऐसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन है, फास्फीन है, आर्सिन है, उसके बाद क्या है आपका स्टीबीन है ना, और उसके बाद क्या है बिस्मुथीन है,
ये दे दिया। अब कहेगा अच्छा बताओ गलनांक का क्रम बताओ। तो गलनांक किस पे निर्भर करता है? तो गलनांक निर्भर करता है वंडर वाल बल पर। कौन सा? वंडर वाल बल पे या कोई बल लग रही हो। ठीक है, तो होता क्या है ये कैसे समझेंगे? तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का आकार क्या है? छोटा है। नाइट्रोजन का आकार क्या है? छोटा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 2 और 5 लिखते हैं। तो हो गया नाभिक, ये हो गया पहला कोष, ये हो गया दूसरा कोष। अगर फास्फोरस का देखेंगे तो क्या लिखेंगे? 15 होगा, 2, 8 और 3 होगा। तो एक कोष, 2 कोष, अब क्या हो जाएगा? 30। तो आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो आकार बड़ा होने पर क्या हो जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि आकार बढ़ेगा तो वंडर वाल बल का मान बढ़ेगा। अब वंडर वाल बल क्या होता है वो समझेंगे। देखो यहाँ पर अगर देखें, जैसे मान लो हमने बोर्ड है, बोर्ड पे हमने ऐसे कैप लगा दिया, रख दिया, तो कैप और बोर्ड के बीच में जो बल लगेगा, जैसे मान लो हमने हाथ पे कैप रख दिया, ठीक है, तो ये जो कैप है ना, इसके और हाथ के अणुओं के बीच में जो बल लगता है इसे क्या कहेंगे हम? वंडर वाल बल। यानी जब कोई परमाणु, अब मान लो पेन है तो पेन के और हाथ के बीच में क्या लगेगा? वंडर वाल बल। तो वंडर वाल बल जो होता है जब कोई परमाणु दूसरे परमाणु या जब कोई अणु दूसरे अणु के स्पर्श करता है तो उसके सतहों के बीच यानी उसके सरफेस के बीच में बिटवीन जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? हम वंडर वाल बल कहते हैं। तो वंडर वाल बल जो होगा, अब आकार क्या है? बड़ा। मतलब मैंने कहा एक पेन है, कैप है, इसको रख दिया इसे, तो आकार छोटा था तो वंडर वाल बल कम हुआ। और अगर मान लीजिए आकार मैंने पेन पूरा रख दिया तो आकार बड़ा हो गया। आकार बड़ा होगा तो वंडर वाल बल का मान ज़्यादा होगा। तो इसे अलग करने के लिए आपको ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि जो ये होते हैं ना, वो अपने ही अणु में से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अपने अणु में से क्या हो जाए? अलग। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो, ऐसा नहीं। तो अमोनिया क्या होगा? एक सतह से एक अणु दूसरे अणु से क्या होगा? अलग होगा। तो अगर आकार बड़ा है तो वंडर वाल बल का मान ज़्यादा होगा। वंडर वाल बल का मान ज़्यादा होगा तो अलग होने में टाइम लगेगा। अलग होने में टाइम लगेगा, यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो गलनांक होगा वो सबसे अधिकतम होगा। तो यहाँ पर बिस्मथ का जो आकार है वो क्या है? सबसे बड़ा है बिस्मथ का आकार। अब देखो मान लो हमने देखा था ये फास्फोरस था, इसी प्रकार से आर्सेनिक का और बड़ा हो जाएगा, बिस्मथ का, एंटीमनी का और बड़ा, बिस्मथ का तो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके बीच में जो भी अणु आएंगे यहाँ पर जो लगने वाला वंडर वाल बल होगा वो सबसे अधिकतम होगा। तो इसका गलनांक जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इसका और कम हो जाएगा, क्यों? आकार कम हो रहा है, इसका और कम, इसका और कम। तो अमोनिया क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए था। अब यहाँ लोचा है, कमियाँ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो अमोनिया जो है ना, अमोनिया का आकार बहुत छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत ही अधिक है, जिसके कारण ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। अब ये क्या प्रॉब्लम आ गई? तो हाइड्रोजन बंध से मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है एच है, इसका लोन पेयर है। इसी प्रकार को एच होगा, एन होगा, बहुत से अणु होंगे ना अमोनिया के, तो मैंने वैसे लिखा है, तो NH3 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? एच। अब देखिए NH3 हो गया, ये भी NH3 है। अब ये क्या होगा? अब हाइड्रोजन बंध का थोड़ा परिभाषा देखें, क्या कहता है? विद्युत ऋणात्मक, नाइट्रोजन क्या है? एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व से यानी नाइट्रोजन से जुड़ता है तो उसके बीच में कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध। क्लियर? इसी प्रकार से अगर देखें तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार से देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन बंध। ऐसे हाल यहाँ भी है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो अन्य किसी तत्व यानी विद्युत तत्व से जुड़ेगा तो इसे क्या कहें? हाइड्रोजन बंध। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बंद हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन बंद हो गया, यहाँ भी होगा, यहाँ हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम थी क्या? तो यहाँ पर क्या थे? अणु कम थे, यानी एक दूसरे के सतह से आसानी से अलग हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बंध काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब अमोनिया के केस में बदल जाएगा। अमोनिया के केस में क्या हो जाता है कि ये जो है कई अणु आपस में आकर के इकट्ठा जुड़ जाते हैं, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और हाइड्रोजन बंध जो है वो प्रबल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये आसानी से अपने सतह से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसका मतलब है कि इसका जो गलनांक है वो सबसे अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे अधिकतम। क्यों? क्योंकि भाई देखो कितने हाइड्रोजन लगे, तो कहेंगे कितने हाइड्रोजन बंध बन गए? 4। तो 4 अणु यानी एक अणु जो है वो 4 अणुओं से जुड़ेगा, तो इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन बंध जुड़ेगा और आसानी से अलग नहीं हो पाएगा। तो ये कहेंगे कि हाइड्रोजन बंध के कारण अमोनिया का क्या हो जाएगा? गलनांक सबसे अधिक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गलनांक का बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर हुआ, गलनांक का बढ़ता हुआ क्रम, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा, ये ध्यान में रखेंगे। अब हाइड्रोजन बंध कहाँ बनेंगे, तो 3 जगह बनेंगे। देखो FON ऐसे याद रखेंगे, FON फन, तो फोन से याद रखेंगे, FON फोन से याद रखेंगे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण जरूर करेगा। क्लियर हुआ, तो ये हमें समझ में आ गया इसका गलनांक। क्लियर हुआ, तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर कि अमोनिया का जो गलनांक होता है वो सबसे अधिकतम होता है, क्यों, तो हाइड्रोजन बंध के कारण। अब इसका गलनांक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि अच्छा क्वथनांक का क्रम क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्वथनांक का क्रम। तो क्वथनांक में अगर देखें, जैसे मान लो अमोनिया है, फास्फीन है और आर्सीन है, ठीक है, उसके बाद स्टीबीन है और फिर बिस्मुथीन है ना, और फिर क्या हो गया आपका बिस्मुथीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेन, एंटीमोनी, ठीक है। क्लियर, अब ये पूछेगा अच्छा इसका क्या बताओ, क्वथनांक बताओ, क्वथनांक का क्रम क्या होगा, क्वथनांक, क्वथनांक का क्रम। तो क्वथनांक का क्रम भी वही बात है क्या, कि ये गल चुका है, अब इसे दरों में बदल गया है, अब दरों से कहाँ लेकर जाना है, गैस में जाना है। क्लियर, अब कौन जल्दी गैस में बदलेगा, तो हम कहेंगे कि जिसका वंडरवाल बल का मान कम होगा वही जल्दी गैस में बदलेगा। अब आपको बताया गया कि बिस्मथ का आकार बढ़ा तो वंडरवाल बल का मान बढ़ा, साइज बढ़ा, आकार बढ़ा तो वंडरवाल बल का मान बढ़ा, तो इसका मतलब है कि क्वथनांक भी ज़्यादा होना चाहिए। तो बिस्मथ का क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा, इसका सबसे कम, आर्सेनिक का और कम, फास्फीन का सबसे कम, और अमोनिया का तो सबसे कम होना चाहिए था। फिर वही सवाल है कि जब ये दरों में बदल जाएगा तब भी ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, तब भी हाइड्रोजन बंध बनाए रहेगा। यह है कि हाइड्रोजन बंधों की संख्या कुछ कम हो सकती है, ठीक है, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है अभी भी हाइड्रोजन बंध बनना है। अब देखो क्वथनांक मतलब क्या होता है कि किसी दरों को हमें गैस में बदलना है, यानी आप जैसे आप हैं, आप एक दरों में हैं, आपकी एम है, लक्ष्य है कि हम ऊंचाइयों पर जाएंगे। ऊंचाइयों पर कैसे जाओगे, जब आप अकेले रहोगे। उड़ान तभी उड़ सकते हैं आप, एक ऊंची उड़ान तभी आप लगा सकते हैं जब आप अकेले हों। ऐसे नहीं 50 लोगों को दोस्ती बना के रखे हो तो सुबह शाम क्या करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, यानी वो लोग आपको खींचेंगे। तो वही हाल यहाँ भी अमोनिया है, तो अमोनिया को क्या करें, कई अमोनिया मिलकर पीछे नीचे से खींच रहे हैं। किसके द्वारा खींच रहे हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा खींच रहे हैं। इसलिए इसका मतलब ये गैस में जल्दी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि गैस में बदलेगा नहीं बदलेगा, और जब गैस में नहीं बदलेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्वथनांक का मान जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा कहाँ हो जाता है, तो हम कहेंगे यहाँ तीसरे नंबर पे चला जाएगा, बीच में। कहाँ चला जाएगा, बीच में। ऐसे याद रखें, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 2 4 के कहाँ जाएगा, बीच में। तो ये क्वथनांक का क्रम हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा रियल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका AsH3 आर्सिन के बाद क्या हो जाएगा NH3, उसके बाद स्टीबीन है और फिर क्या हो जाएगा बिस्मुथीन हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ये हो जाएगा आपका क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर, और अब क्या पूछ सकता है, तो अब बंध के कोण का मान पूछ सकता है कि बंध के कोण का मान क्या होगा, ठीक है, वो पूछेगा। तो बंध के कोण का मान हम समझ लेते हैं, वो कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पर अगर देखें, देखो जैसे मान लीजिए अमोनिया है, उसके बाद क्या है आपका फास्फीन है, उसके बाद क्या है कहेंगे आर्सिन है, उसके बाद क्या है तो कहेंगे स्टीबीन है, उसके बाद क्या है तो कहेंगे बिस्मुथीन है। अब इसके हम बंध के कोण का मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बंध के कोण का मान का क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो बंध के कोण का मान कैसे समझेंगे, पहले इसका हम संकरण समझते हैं। तो संकरण के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक याद रखेंगे। देखो यहाँ पर संकरण निकालना है तो इसका नंबर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, तो यहाँ H हो गया। अब स्टेरिक नंबर निकालेंगे, इसको देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या लिखेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर को क्या कहेंगे, एकांकी, क्या कहेंगे, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर, लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है। और शॉर्टकट में हम इसको LP के नाम से जानेंगे। और प्लस बंधों की संख्या, क्या कहेंगे हम, बंधों की संख्या जो होगी, यानी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कहेंगे, ठीक है, यानी
बॉन्ड पेयर मतलब एक बंध में कितने होगा, बंधों की संख्या मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड रखेंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड, ये ध्यान रखें। तो इसको ध्यान में हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऐसे। अब देखिए अगर हम मान लीजिए हमें अमोनिया है तो अमोनिया का हमें संकरण निकालना है, तो कैसे निकालें शॉर्टकट में, देखो अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिना पेन उठाए ही आप क्या बता सकते हैं, संकरण बता सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने बंध हो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 7 होता है, तो 2 और 5, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 5 में से तो 3 बंध बना लिया, तो कितने बच गए, 2, तो यही 2 लिखा जाता है। तो एकांकी युग्म है, युग्म है मतलब जोड़ा, तो जोड़ा कितना बना, तो कहेंगे 1 जोड़ा बना, या कहेंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2 भी कर दो तभी जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। प्लस तो समझ में आया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 कर दिए, 2 से बटे 2, तो कितना आएगा 1, या तो डायरेक्ट देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा कितना बनेगा 1, तो 1 लिख लीजिए। और प्लस बॉन्ड पेयर यानी बंधों की संख्या देखिए, तो 3 हाइड्रोजन है, जितने परमाणु होंगे उतना बंध बनेगा, तो 3 बंध बनेगा, तो 3 और 1 4, तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन 4 आएगा तो संकरण जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका एक। अब देखो संकरण जब इसकी यच की संख्या कितनी आ जाएगी 4, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो पहले किसका आता है, यस का, और क्या आता है फिर पी का, पी में क्या होता है, तो कहेंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं हो जाएंगे, तो देखो 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 मिल गया, sp3, तो संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। अब जब संकरण sp3 आता है तो संरचना कैसी होती है, तो हम जानते हैं कि चतुष्फलकीय होती है, तो चतुष्फलकीय मतलब ऐसे नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु था उसको लिए थे हम, अब ऐसे चतुष्फलकीय होगा। अब देखो अब वो कहा गया कि 3 हाइड्रोजन लगा दो, तो 3 हाइड्रोजन था उसके पास, हमने लगा दिया, देखो। अब उसके बाद एकांकी इलेक्ट्रॉन है, तो ये ठीक है, ये हो गया। अब एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हम कहेंगे ये होता है मोटू, क्या होता है, मोटू। ये तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके बंध के कोण का मान जो होता है वो कितना होता है, तो कहेंगे अगर प्योर चतुष्फलकीय है शुद्ध अवस्था में तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन ये है मोटू, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं हम, पतलू, क्या बोलेंगे, पतलू। ये थिन बॉन्ड होता है, और ये क्या होता है, फैटी बॉन्ड होता है। तो थिन मतलब पतला होगा, यानी पतला बॉन्ड होगा, यानी पतलू होगा। ये थिक माने में होता है मोटू। मोटू आप देखो जैसे कहीं जा रहे हो, बहुत मोटा आदमी आ गया तो आप बैठेगा तो क्या करेगा, पतले वाले को दबा देगा, तो वही हाल है यहाँ, तो ये क्या करेगा, इसके दबाएगा, और जब दबाएगा तो इसके बंध के कोण का मान कम हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कहेंगे NH हो जाएगा, ऐसे NH3, तो इसका जो मान होता है तो कहेंगे 106 डिग्री 5 मिनट, यानी 106.5 डिग्री होता है, कितना होता है, 106.5 होता है, क्लियर। तो क्यों होता है, क्योंकि ये दबा देता है। और संरचना कैसी हो गई, तो देखो यहाँ पर संरचना कैसी हुई, पिरामिडीय, कैसी बनेगी, पिरामिडीय, तो इसकी संरचना हो गई आपका, इसको बोलते हैं पिरामिड। देखो ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा तो पिरामिड बनेगा, कैसा बन गया, पिरामिड, इसलिए इसको बोलते हैं पिरामिडीय या पिरामिडल कह सकते हो। और बंध के कोण का मान कितना हो जाएगा, 106 डिग्री 106.5 डिग्री हो गया, क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी संरचना यानी इसमें संकरण क्या होगा आपका sp3 होगा, और संरचना कैसी हो जाएगी, पिरामिडीय हो जाएगी। ये सब की बात करेंगे। फास्फोरस भी देखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फास्फोरस भी देखेंगे तो 15 होता है, तो 2 8 5 हो जाएगा। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बंध बना लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, क्लियर। तो लोन पेयर कितना होगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन था तो 3 बंध बनेगा, कितना पेयर बनेगा, 1, तो 1 हो जाएगा, और 3 बंध है तो 3 लिखा, 3 1 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया 4, तो संकरण लिखेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम जो है वो 4 आ गया, तो कितना संकरण होगा, तो 1 S 3 P sp3। अब जो संरचना होगी तो कैसा होगा, चतुष्फलकीय, जब भी sp3 आएगा तो चतुष्फलकीय होगा। तो यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये हो गया। अब ये मोटू दबाएगा इसको, तो बंध के कोण का मान कम होगा, ठीक है। अब बंध के कोण का मान कम होगा तो हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा, तो इसका बंध का कोण का मान और कम होता है, जिससे एक लगभग 91 दशमलव जो है 93.5, कितना होता है, 93.5 डिग्री होता है, कितना होता है, 93.5 डिग्री इसका बंध के कोण होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका माइंड खसक गया होगा, क्या कि इसका जो था वो तो 106.5 डिग्री था, इसका तो आप बता रहे हैं 93.5 डिग्री है, ये क्या लोचा है, तो इसका देखेंगे तो लगभग 91 के आसपास है, 91 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बंध के कोण का मान घट रहा है, वो हमें यहाँ समझना है।
हमें वैल्यू याद नहीं रखनी है, खाली एक का याद रखिए, क्या, अमोनिया का। तो अमोनिया कितना होता है 106.5। अब इधर जाओगे तो धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। तो इसका होता है 91.5, इसका होता है 91.3 और इसका होता है 90.5 के आसपास, ऐसा कुछ होता है वैल्यू, ठीक है, इतना वैल्यू होता है। अब ऐसा क्यों हुआ है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इनके हाइड्राइडों का जो बंध के कोण का मान है वो कह रहा है घट रहा है। क्यों घट रहा है, तो उसको समझिए। तो घट इसलिए रहा है कि देखो यहाँ यह नाइट्रोजन था, इसका लोन पेयर था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, बहुत ही पास पास है। हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही पास पास है। मॉडल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉडल से अगर देख रहे हैं, देखिए ये मॉडल है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो गया ये, और यहाँ पर देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे हैं इसकी संरचना, देखिए अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या करते हैं, जैसे ऐसे है, ऐसे देखिए, तो ये आपस में क्या करेंगे, दूर हटाने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि आपका यह वाला, तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन हो गया, एकांकी इलेक्ट्रॉन जब हटा दोगे तो ये आपकी बन गई क्या, NH3, क्या बन गई, NH3 ऐसे बनेगी। अब देखिए कैसा बन गया, पिरामिड बन गया, क्या हो गया, पिरामिड। इसलिए इसका संरचना कैसे होती है, पिरामिडीय होती है। अब देखेंगे तो इसमें क्या होंगे कि ये NH है, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करते हैं नीचे से अंदर से, तो इसी को कहते हैं कि बंध प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं हम, इसके बंध के द्वारा होने वाला प्रतिकर्षण। तो देखो यहाँ पर अमोनिया है, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब आप फास्फीन वाला देखेंगे तो फास्फीन में क्या होता है कि फास्फीन में बताया गया कि इसका आकार बड़ा होता है, तो बंध क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इसके बीच का बंध बड़ा हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, क्या हो गए, दूर दूर हो जाएंगे। अब दूर दूर होगा तो बंधों के बीच में प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। अब प्रतिकर्षण कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दबाएगा, क्या करेगा, ज़्यादा दबा देगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण कम है तो और कम हो जाएगा। तो बंध के कोण का मान देखिए 93 आ गया। अब मान लो आर्सीन ले लिए, तो आर्सीन जब आप लेंगे ASH3 तो इसके बंध के कोण का, बंध जो है, बंध की लंबाई और बढ़ जाएगी। तो बंधों की लंबाई और बढ़ जाएगी तो इनके बीच में प्रतिकर्षण और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो बंध बंध के बीच में प्रतिकर्षण नहीं हुआ तो कौन इफेक्टिव हो जाएगा, तो कहेंगे लोन पेयर ज़्यादा दबाने लगेगा। तो बंध कोण का मान क्या होगा, और कम होता चला जाएगा। क्या हो गया, और बंध का मान क्या हो जाएगा, बंध कोण का मान कम होता चला जाएगा। तो देखिए आपका 91.5 हो गया, 91.3 हो जाएगा, 90.5 हो गया, क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का जो हाइड्राइडों का के बंध के कोण का मान होता है, कौन सा बंध के कोण का मान होता है, तो कहेंगे HNH बंध के कोण का मान, या इसी को हम E मान लेंगे, ठीक है। HEH के बंध के कोण का मान जो होता है वो घटता है, क्योंकि बंधों के बीच, यानी बंधों के बीच में प्रतिकर्षण घटता है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया इसके बारे में, यानी हमने देख लिया नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के जो हाइड्राइड हैं उनके जो कुछ लक्षण होते हैं वो सब हमने बात कर लिया। एक और बात आती है क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा क्षारकीय होगा, ठीक है। तो क्षारकीय में अगर देखें तो नाइट्रोजन परिवार के जो तत्वों में क्षारकीय गुण, जैसे मान लो है आपका NH3 है, और क्या होगा, फास्फीन है, और आर्सिन है, उसके बाद क्या है, स्टीबिन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो कहेंगे बिस्मुथिन, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या पूछेगा, तो बोलेगा कि अच्छा क्षारीय प्रकृति बताओ। तो क्षार किसे कहते हैं वो समझिए। तो क्षार उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्षार कहेंगे, या कहेंगे कि जो H+ देता है उसे तो अम्ल कहते हैं, और जो H+ ग्रहण करता है, H+ क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम क्षार कहते हैं। ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं, क्लियर हुआ। अब कह रहा है ग्रहण कौन करेगा, ये बड़ी दिक्कत है, यानी कौन इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे ध्यान रखिए, कौन इलेक्ट्रॉन देगा। तो भाई देगा वही, दाता वही हो सकता है, देने वाला हो सकता है जिसके पास हो, जिसके पास हो इलेक्ट्रॉन का घनत्व, जिसके पास हो। तो कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसे समझ में आएगा, तो समझ में आएगा कैसे, आप पढ़ चुके हो। देखो नाइट्रोजन है का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 7, तो 2 और 5, क्लियर। फास्फोरस है तो कितना होता है, 15, क्या लिखोगे, 2, 8 और 5, बारीक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। आर्सिन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 18 और 5। तो सभी के देखोगे तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 5। अभी तो समझ में नहीं आया भाई,
कि सब में 5-5 है तो कैसे बताएंगे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का आकार क्या है, छोटा, नाइट्रोजन का आकार छोटा, उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। इसका मतलब है क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा है। कैसे समझेंगे, जैसे मान लो एक छोटा सा कमरा है, 5 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, इसका मतलब कहेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के यानी उस कमरे में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। अब मान लो कोई कमरा है बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, 2-4 किलोमीटर में हो जाए, ठीक है, या हम कहेंगे कि एक छोटा सा घर है जो एक ही कमरे का है, एक ही कमरे का घर है, उसमें 5 लोग रहते हैं, तो आखिरकार उनको जाओगे तो आसानी से ढूंढ लोगे। लेकिन अगर एक ही घर है और उसमें जो है वो 2-4 किलोमीटर में बना हुआ 50 घर हैं, 50 कमरे बने हुए हैं, तो आप कहाँ जाओगे उन 5 को ढूंढने, नहीं ढूंढ पाओगे ना, क्यों, क्योंकि उसका आकार बड़ा है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो घर होता है वो कौन होता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का आकार जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का घनत्व किस में कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो आकार इसी का तो बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ेगा तो घनत्व इसका कम हो जाएगा। हालांकि देखो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी थे, 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 जिसमें से 3-3 तो बंद बना लिया। इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो कहेंगे 2, कितने बचे, 2-2। अब इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा, तो आकार छोटा होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा, तो क्षारीय प्रवृत्ति इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो क्षारीय प्रवृत्ति किसकी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे अमोनिया की क्षारीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण इसका घनत्व, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने के साथ क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अब देखो कहीं कहीं देखो आपको ये एक मिस्टेक हो सकता है, वो क्या, मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता पर फोकस करते हैं कि अगर विद्युत ऋणात्मकता कम हो, ज़्यादा है नाइट्रोजन की, तो विद्युत ऋणात्मकता जो ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो एकांकी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मुक्त रूप से है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेगा, आसानी से दे देगा और क्या करेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि NH3 जो होता है वो परबल क्षारीय होता है, किसकी तुलना में, कहेंगे बिस्मथ। तो यहाँ पर क्या करता है, ये HCl से अगर क्रिया करा लोगे तो ये तुरंत H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। इसी प्रकार से अमोनिया है, तो अमोनिया जो है अगर उसको हम HI से क्रिया करा दें तो अमोनियम आयोडाइड बन जाता है। इसी प्रकार से अगर देखें तो फास्फीन जो है, फास्फीन भी अम्लीय प्रकृति दिखाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की तुलना में अमोनिया की तुलना में कम, तो क्या बनाएगा, फास्फोनियम आयोडाइड बनाएगा, लेकिन कम होगा। लेकिन ये सब तो बनाते ही नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बहुत ही कम बनाते हैं, इनकी क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ही कम होती है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारे बारे में जहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं।